आइए आज चर्चा शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 3 की। 4 में से ये तीसरा पार्ट है और यहाँ हम लोग थर्मोडायनेमिक के प्रोसेसेस की चर्चा आज करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। टोटल 4+1 पॉलीट्रॉपिक जनरल स्टैंडर्ड वाला प्रोसेस जिसमें ये चारों आते हैं। टोटल 5 टॉपिक्स के डिस्कशन करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात होगी, एडियाबेटिक की, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और साथ में पॉलीट्रॉपिक, जो किसी भी जनरल प्रोसेस को अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो पॉलीट्रॉपिक है। चारों के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट का एक्सचेंज नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, इन सब की चर्चा होगी। मैं साथ में बता दूं, हर एक प्रोसेस की 6 बातें हम डिस्कस करेंगे। हर एक प्रोसेस की डेफिनेशन होगी, उस प्रोसेस की कुछ एसेंशियल कंडीशन होंगी, उनके एग्जाम्पल्स होंगे, उनमें इक्वेशन कौन सी उनकी स्टैंडर्ड होगी, किसके ऊपर मैथमेटिकल चीज़ें होंगी या मतलब जो भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है या इक्वेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन है उनकी चर्चा होगी। ग्राफ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ या वीटी ग्राफ, उनकी चर्चा होगी। और साथ में लास्ट उनके वर्क डन की चर्चा होगी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, एडियाबेटिक में कैसे, या आइसोकोरिक या आइसोबारिक या फिर पॉलीट्रॉपिक का हो तो कैसे वर्क डन निकालेंगे। तो हर एक प्रोसेस की बड़ी ही डिटेल और डेप्थ 6 चर्चाएं होंगी जो कि हम आज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आइसोथर्मल के साथ, जहां हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसको हटाता हूं और एक बार शुरू करते हैं चर्चा। आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ। जो पहला प्रोसेस है थर्मोडायनामिक का वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या क्या बातें एक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट हैं और स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, आप समझिए बड़े आराम से। सबसे पहली चीज़, आइसो मतलब कांस्टेंट और थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यानी जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए डेफिनेशन कि आखिर वो प्रोसेस कौन सा है, कि जिस मतलब प्रोसेस क्या है, यानी अल्टीमेटली उसमें क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कैसा रहे, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। दूसरी बात, इस प्रोसेस की एसेंशियल कंडीशन क्या क्या है ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस का पता लगाने में कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि अगर कोई प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो है जिसमें हीट के एक्सचेंज का टाइम मिल रहा है, मान लो आपने उसको हीट दिया और वक्त के साथ वो हीट बाहर निकल जा रहा है, तो बाहर निकला तो टेम्परेचर के राइज होने का मौका ही नहीं मिला। तो अगर प्रोसेस स्लो होगा तो स्लो प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाएगा, हीट के एक्सचेंज का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा उसे। तो स्लो प्रोसेसेस को यूजुअली हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहा करते हैं। पर स्लो वो नहीं है जिसमें टेम्परेचर राइज हो रहा हो। टेम्परेचर ना राइज होने में स्लो का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और जहां ऐसा रोल है उस प्रोसेस को आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। एक और एसेंशियल कंडीशन है दूसरा, कि जब भी आप किसी कंटेनर में जिसमें आप हीट की सप्लाई कर रहे होंगे उसकी जो वॉल्स होनी चाहिए वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, वो इंसुलेटिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आप हीट दे रहे हो वो जब बाहर निकलेगा कंडक्टिंग वॉल के थ्रू तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा। तो 2 बातें मैंने आपको बता दी। पहली चीज़ डेफिनेशन है और दूसरी चीज़ एसेंशियल कंडीशन है। 2 बातें हमने सीख ली। अब तीसरी बात समझिए, वो है एग्जाम्पल्स। ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जो कि आइसोथर्मल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है मेल्टिंग, यानी आइस का मेल्ट होना या फिर बॉयल होना वाटर का, किसी का भी। क्योंकि आप जानते हो ड्यूरिंग स्टेट चेंज, एक बात आपने पढ़ी हुई है कि जब भी स्टेट का चेंज कहीं हो रहा होगा तो उस वक्त टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होता है। तो इसका मतलब स्टेट चेंज वाली जो भी प्रोसेस हैं, इन प्रोसेसेस को आप क्या कह सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस के रिप्रेजेंटेशन में पहली चीज़ उसकी डेफिनेशन है। दूसरी बात हमने यहाँ मेंशन करी कि उसकी कंडीशन क्या क्या है। तीसरे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आइसोथर्मल को इंडिकेट करते हैं। चौथी बात, फोर्थ बातचीत है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आनी है। तो जब भी आप किसी प्रोसेस को बता रहे होंगे तो उसकी मैथमेटिकल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वो भी आपको सोचना है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप देखिए, आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, PV = nRT। तो फॉर ए पर्टिकुलर मोल ऑफ गैस, मान लिया आप कोई गैस है उसमें पर्टिकुलर मोल है,
तो उसमें मान लिया मोल पहले से ही फिक्स्ड है, 1 मोल मान लिया, ले लिया तो इनकी वैल्यू 1। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, पहले से ही कांस्टेंट, बचा टी। अगर ये टी भी कांस्टेंट हो जाए, यानी पीवी के आगे जो ये टर्म है ये एंटायर टर्म कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब आइसोथर्मल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई वो हो गई पीवी इज इक्वल टू के। के मतलब कांस्टेंट, के का मतलब कांस्टेंट। यानी आपने ये समझ लिया कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पी की पावर 1 है वी की पावर 1 है, ध्यान रखिए। यानी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। ये चौथी बातचीत है जो हमारे को यहाँ पता होनी चाहिए कि आखिर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब पी वन वी वन ठीक बराबर हो जाएगा पी टू वी टू के, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो हर हाल में कांस्टेंट ही रहना है। यानी किसी दो चीज़ का कंपैरिजन करना हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पी वन वी वन पी टू वी टू के बराबर होगा। इसका मतलब पी वन बाई पी टू वी टू बाई वी वन, यानी रेसिप्रोकल के रिलेशन के इक्वल होगा। कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसका भी इस्तेमाल करना ना भूलें। तो P1 V1 P2 V2 के बराबर है, या P1 बाई P2 V2 बाई V1 के बराबर होगा। यानी P का V के साथ इन्वर्सली रिलेशन है, ये भी आप ना भूलें। P V के इधर आएगा, कांस्टेंट K है, तो P V से कैसा हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन में जुड़ जाएगा। तो ये हो गई हमारी फोर्थ स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर ये सारे टर्म्स आ गए, क्योंकि सब मैथमेटिकल रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये चारों बातें आई होप आपने समझ ली। पांचवी बात होगी ग्राफ, यानी P और V के बीच में ग्राफ कैसा होगा, P और T के बीच में ग्राफ कैसा होगा, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और छठी बातचीत यानी सिक्स्थ बातचीत होगी कि उस प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका क्या एक्सप्रेशन है। तो आई होप आपने ये चार बातें समझ ली और नोट कर ली। अब मैं इन पूरे को हटाता हूँ और हटा करके प्रॉपर आपको ग्राफ समझाता हूँ, फिफ्थ पॉइंट, और फिर हम सिक्स्थ पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो आई होप आपने इसको समझ लिया और नोट कर लिया। सो आइए ग्राफिकल एनालिसिस कर ले। अब आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ लिया, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, इसका मतलब P इज इक्वल टू लिखा जा सकता है K बाई वी। अब क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट भी मान सकते हो, तो P का V के साथ कैसा रिलेशन है, तो आपने बड़ी खूबसूरती से समझ लिया कि P का V के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर कोई भी ग्राफ आएगा P और V का, तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। यहाँ से ये दोनों गैप सेम होगा, इसका ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ बड़ा गैप है यहाँ छोटा गैप है, वो स्क्वायर वाले का, इन्वर्स में स्क्वायर का ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ आपको करेक्ट कर लेना है, दोनों तरफ से ऐसा होगा। ये इन्वर्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है। ये यहाँ इनिशियल गैप सेम होंगे, बाकी धीरे धीरे तो डाउन होके जाके मिलना ही है। तो P और V का रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ यानी इन्वर्स का ग्राफ कैसा बनता है वो आप अच्छे से जानते हो, नहीं तो आप ग्राफ वाली वीडियो देखें और समझें ग्राफ क्या होता है। तो बेसिकली P और V के साथ इन्वर्स रिलेशन में ऐसा ग्राफ बनता है, ये आपको क्लियर है। तो ये पहला ग्राफ है, PV ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि P और T का ग्राफ कैसा होगा, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, अगर कहीं प्रेशर बदल रहा हो तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा। अब क्योंकि ये प्रोसेस ही आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। अब टेम्परेचर y एक्सिस पे है तो टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, यानी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। ऐसा प्रेशर बढ़ सकता है, प्रेशर घट भी सकता है, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ T जो भी अमाउंट T का है वो अमाउंट सेम रहने वाला है। सपोज 10 डिग्री है तो एंटायर प्रोसेस में 10 डिग्री ही रहेगा। ऐसे ही वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ हो, मान लिया T इधर है और V इधर है, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर यही V यहाँ होता, T होता, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाता, ऐसे ही वर्टिकल लाइन हो जाती। लेकिन क्योंकि y एक्सिस पे T है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा लेकिन टेम्परेचर कैसा रहेगा, सेम, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों ग्राफ समझ आए, PV ग्राफ, PT ग्राफ और TV ग्राफ। ये मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी आई कि ग्राफिकली इन तीनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही तीन ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे आइसोथर्मल के अंदर, जिसका ध्यान रखना था। तो ये हो गई फिफ्थ बातचीत। सिक्स्थ बातचीत है वर्क डन के बारे में कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे निकालें। तो आइए बातचीत करते हैं सिक्स्थ की, मैं इसे हटा देता हूँ। सो आइए वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में समझते हैं।
अब जाहिर है इसको डिफाइन करते वक्त आप ऊपर लिख सकते हैं कि कंसीडर वन आइडियल गैस कंसिस्ट इनसाइड अ कंडक्टिंग वॉल and we are expending or supplying some heat towards it and the volume get expended from V1 to V2. ये सब description आप and temperature remains constant here and pressure becomes P1 to P2, ऐसा आप definition लिख सकते हैं। अब हमारे को क्योंकि यहाँ वर्क डन निकालना है तो मैं यहाँ सीधी सी बात करूँगा। आप सब जानते हैं एज dW इज इक्वल्स टू P डॉट dV, कहीं ना कहीं आपको पता ही है, ये वाली एक्सप्रेशन मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लासेस में, लास्ट की दोनों लेक्चर्स के अंदर dW वर्क डन प्रेशर डॉट चेंज इन वॉल्यूम के ठीक बराबर होता है। या फिर W को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ P डॉट dV, और मान लेते हैं वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो V1 से लेकर के V2 तक हो रहा है। खैर, ये वर्क डन का सिंपल फार्मूला है। आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको फिर से बता देता हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को वॉल्यूम लिखा जा सकता है। तो प्रेशर इंटू dV आया, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो ये फार्मूला मान लो आपको पता है। अब W का फार्मूला P डॉट dV और वॉल्यूम मान लो V1 से लेकर के V2 तक चेंज हुआ है। अब क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इस रिलेशन में टेम्परेचर होना चाहिए, और दूसरा वर्क डन निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा। तो अब इस प्रेशर को हटा के अगर मैं टेम्परेचर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन तो आपको ध्यान है एस पी वी इज इक्वल्स टू NRT। तो अगर प्रेशर की जगह टेम्परेचर रखना चाहते हैं तो P की वैल्यू हो जाएगी NRT/V। इस NRT/V के रिलेशन को आप यहाँ रख सकते हो। अगर यहाँ रखोगे तो इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब इक्वेशन कैसे इजी हो जाएगी, आपने रख दिया W इज इक्वल्स टू, और यहाँ आपने रख दिया NRT/V इंटू dV, और इंटीग्रल साइन लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, V1 और V2 लिमिट आ गई इसकी। अब क्योंकि n नंबर ऑफ मोल है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, और T यहाँ आइसोथर्मल है तो TB कांस्टेंट ही है। तो इन तीनों टर्म्स को आप बाहर ले लीजिए तो W कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू NRT और 1/V dV। अब कहीं ना कहीं आपको क्लियर है 1/x dx log x होता है, 1/x dx, या ln x लिखो तो log e बेस कहिए, नेचुरल लॉग, या फिर ln कहिए, सीधी सी बात, तो वो भी सही रहेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं NRT और ln v, और लिमिट ले लेंगे कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर के V2 तक। आई होप आपको क्लियर है। फाइनली आप इसको और भी अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं, ln V2/V1 आपको पता ही है कि ये हो जाएगा ln V2 माइनस ln V1, जिसको कि आप ln V2/V1 भी लिख सकते हैं। ये नेचुरल लॉग है। अब ज़्यादातर कैलकुलेशन 10 बेस के साथ की जाती है, और 10 बेस को कॉमन लॉग कहते हैं, ई बेस वाले को नेचुरल लॉग यानी ln कहते हैं। तो ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करने का तरीका आपने सीखा ही है कि यहाँ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग जाता है 2.303, और NRT लॉग, केवल लॉग लिखा हो तो समझ जाइए 10 बेस की बात हो रही है, तो लॉग V2/V1। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर हुआ। ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी है, जहाँ यहाँ जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसका कि आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। सो ये रही। अच्छा, इसमें मतलब यहाँ ब्रैकेट यूजुअली लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो आप केवल log V2/V1 ही लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखा भी होता है, अलग से ब्रैकेट का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, हालांकि लगा भी सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ V2/V1 ही लिखा होता है, क्योंकि लगाने से कई बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ln V2/V1 लिखिए। अच्छा, एक और बात देखिए, यहाँ इन आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको एक और बात पता है, P1/V1 ठीक बराबर है P2/V2 के, यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि P1/P2 V2/V1 के ठीक इक्वल है। इसका मतलब जहाँ V2/V1 है यहाँ P1/P2 भी लिखा जा सकता है। ऐसे में ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.303 NRT लॉग क्या P1/P2, ये एक्सप्रेशन भी बन सकता है। तो प्रेशर के फॉर्म में भी और वॉल्यूम के फॉर्म में भी, इन दोनों फॉर्म्स में आपको वर्क डन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये 6th बातचीत भी समझ आ गई।
ये ऑल 6 बातें आपको मेंशन करनी होगी जब भी एग्ज़ाम में या कहीं भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ऑल 6 बातें पता होनी चाहिए, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो भी इन 6 बातों में से कहीं ना कहीं से उठ करके आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको आइसोथर्मल पे पूरी क्लैरिटी आ गई बहुत अच्छे तरीके से। अब वक्त है सेकेंड प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस एडियाबेटिक। ये दोनों ही प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो आइए सेकेंड बातचीत एडियाबेटिक प्रोसेस की शुरू करते हैं। बात करेंगे अब एडियाबेटिक प्रोसेस की। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, वर्ड यहाँ आ रहा है ए, फिर डिया, फिर बेटिक, मतलब हीट, ए का मतलब नॉट थ्रो, यानी जहाँ जिस प्रोसेस के थ्रू नो हीट का ट्रांसमिशन हो उसे वो कहते हैं एडियाबेटिक। ए फॉर नॉट, डिया फॉर थ्रो यानी जिसके थ्रू, एंड बेटिक का मतलब हीट, तो जहाँ कोई हीट का ट्रांसमिशन ना हो रहा हो उसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। यही इसकी कोड डेफिनेशन में है कि हियर नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसी को आप एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो पहली चीज़ तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज़ की बात करें अगर सेकेंड थिंग की, तो आप कहेंगे एसेंशियल कंडीशन। 2 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होना है तो वॉल कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग टाइप, डायथर्मिक नहीं होना चाहिए यानी कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए इंसुलेटिंग होना चाहिए। जैसे कि आप थर्मस में पानी रखते हो तो ये जो वॉल है थर्मस वाली, इसको आप कहते हैं इंसुलेटिंग वॉल। ये अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता बहुत लंबे समय तक। दूसरा एक और भी कहानी है यहाँ कि प्रोसेस मस्ट बी फास्ट, या तो प्रोसेस इतना फास्ट हो सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रोसेस अगर एक्सट्रीमली फास्ट हो जाएगा तब भी उसको एडियाबेटिक कहेंगे। जैसे टायर का बस्ट हो जाना, ओपन इन्वायरमेंट में हो रहा है टायर का बस्ट होना, ओपन इन्वायरमेंट में वहाँ कोई वॉल नहीं है इंसुलेटिंग, लेकिन क्योंकि प्रोसेस इतना फास्ट है कि टाइम ही नहीं मिला, उसको भी कह सकते हैं। जैसे इंसान का बोलना, साउंड का ट्रांसफ़र होना, न्यूटन को लगा था आइसोथर्मल है, पर उनके स्टूडेंट लेप्लेस को लगा था कि नहीं आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबेटिक है। उसी से उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड का करेक्ट फार्मूला डेराइव किया था, लेप्लेस वेव्स में लेप्लेस करेक्शन के नाम से है। तो सेंस ये है कि आप बोल रहे हो 1 सेकेंड में वॉइस 330-40 मीटर ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो या तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो या फिर वॉल यूज़ करें, दोनों ही कंडीशन में एडियाबेटिक को अचीव किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं हमारे को मिला। तीसरी वही एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपसे कहा जैसे बस्टिंग ऑफ टायर, यानी टायर का क्या करना, बस्ट कर जाना, या फिर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड यानी साउंड का आगे बढ़ना। जो भी प्रोसेस बहुत फास्ट है या जिसमें ऐसा कुछ इंसुलेटिंग वॉल का या किसी कंटेनर में हॉट वाटर या फिर हॉट टी रखी हुई है, ये सब प्रोसेस किसका पार्ट है, एडियाबेटिक का पार्ट है। तो ये 3 बातें यहाँ हमारे को इम्पॉर्टेंट हो गई, जिसमें डेफिनेशन, एसेंशियल कंडीशन और एग्जाम्पल, ये 3 चीज़ें हमने समझ ली। अब आपको पता ही है 4th बातचीत है स्टैंडर्ड इक्वेशन की। स्टैंडर्ड इक्वेशन 5th इससे जुड़ी हुई ग्राफ की होगी और 6th वर्क डन की इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में हाँ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ करता था, लेकिन यहाँ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होगा, यहाँ PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस है। या फिर यूं कहो कि P और V के बीच का रिलेशन है PV, रिलेशन बिटवीन P एंड V, जो कि ध्यान रखना है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएं, ऐसा नहीं है। जैसे इससे पहले आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिर्फ वो ही नहीं था, लेकिन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये भी इक्वेशन है। तो आपको ये सब बातें भी ध्यान रखनी है। ऐसे ही तो सिर्फ मेन प्राइमरी जो है प्रेशर और वॉल्यूम, इनके बारे में, इसका TB भी है, इसका PT भी है, मैं उन दोनों को बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो स्टेट वाइज समझ आ गया कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हुआ, nRT के बराबर है, और T कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। क्वेश्चन आता है कि P और V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसा है, तो मैं आपको बता दूं वैसे इसका प्रूव है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको सीधा सीधा इसको याद रखना है। आप कहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ से आया। जैसे मैं
थोड़ा सा एक यहाँ रोक करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इन सबको नोट करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों बातें आपको नोट करनी है। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा भी और भी मुझे करनी है, लेकिन उससे पहले मैं इसके रिलेशन को दिखाता हूँ। आप सिर्फ एक बार देख लेना, ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है पीवी की पावर गामा, और इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद भी रहेगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा होगी कैसे आया, तो मैं उसके प्रूफ को यहाँ सिर्फ दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, कर करके सीधा डायरेक्ट दिखा देता हूँ। आपको पता हो कि ये कैसे आना है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज आपको सीधा यही याद रखना है। तो आई होप आपने नोट कर लिया। इसको मैं हटाता हूँ और एक बार वो एक्सप्रेशन यहाँ दिखा देता हूँ। सो ये रहा ओवरऑल वो डेरिवेशन की पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहाँ से आया। आपको सिर्फ एक बार ध्यान देना है, ज़रूरत हो तो आप पॉज करके पूरा आराम से समझ सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता दूं, 1 मिनट ही लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं, कि ये आखिर आया कहाँ से। जैसे आपको पता है कि ये वाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है। अब क्या है, du को NCV/dt लिखा जा सकता है, लेकिन 1 मोल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो CV/dt। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए dq की वैल्यू 0 होती है, आपको पता ही है। इसका मतलब दिस प्लस दिस 0 के ठीक बराबर होगा। अब इसको आप लिख सकते हैं NCV/dt, जिसमें n की वैल्यू 1 ले लेना है। वर्क डन को आप पहले से जानते हो, P.dv लिख सकते हो, 0 के बराबर किया। अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। अगर दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें तो एक बार P रखेंगे dV प्लस V रखेंगे dP = nR, और T का डिफरेंशियल टर्म dt आ जाएगा। यहाँ से अगर आप चाहो तो dt की वैल्यू निकाल सकते हो, PdV + VdP/R। n की वैल्यू हमने 1 मान ली है। अगर इस वैल्यू को उठाओ और इस 0 वाले मेन एक्सप्रेशन में रख दें यहाँ इस dt की जगह, तो n की वैल्यू 1 ही है, CV रहेगा, और dt की वैल्यू ये आ गई, और प्लस P.dv तो यहाँ है = 0। अब आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको यहाँ करेंगे तो CV PdV आ गया, CV VdP आ गया, R इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो PR/dV = 0 आ गया। फिर R राइट साइड जाके तो 0 ही हो जाना है। इस एक्सप्रेशन में से CV यहाँ भी है और CV यहाँ भी है, मतलब देखा जाए तो सॉरी PdV यहाँ भी है और PdV यहाँ भी है, तो PdV और PdV कॉमन लो तो बचेगा CV + R, जिसको आप मेयर्स फार्मूला लगा सकते हैं। CV + R = CP होता है, यानी CP - CV = R, तो CV + R, क्योंकि PdV कॉमन लिया है, कॉमन लेकर के यहाँ आ गया, और CV + R = CP लिखा जा सकता है, वो मैंने लिखा, और ये टर्म एज इट इज़ यहाँ आ गया CV VdP। अब दोनों साइड आप CV P और V से डिवाइड कर दोगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इससे तो ये पूरा टर्म कट ही गया, और P डिवाइड में गया है, तो आपने डिवाइड किया तो 2 टर्म कट गया और एक टर्म बच गया P, तो dP/P + CP/CV और dV/V = 0। अब CP/CV आप जानते हैं गामा होता है, तो dP/P + गामा dV/V = 0 कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्योंकि ये सम 1/PdP 1/VdV के फॉर्म में है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करते ही लॉग में आ जाएगा, तो 1/PdP को लिखा जा सकता है log E/P, और गामा log E/V = कांस्टेंट C, क्योंकि यहाँ 0 इंटीग्रल लगेगा तो 0 टर्म आ जाएगा। अब आप चाहो, यहाँ आपको मैथमेटिक्स की एक बात समझनी है कि आपको पता ही है कि किसी भी नंबर की कोई पावर हो या log m × n log हो तो log m + n लिखा जा सकता है। मतलब ये है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पावर अगर कोई भी 2 कॉमन बेस का मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर प्लस हो जाती है। तो अगर पावर log का दूसरा नाम पावर ही है, तो अगर पावर प्लस हो रही है तो इसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए P और V का टर्म प्लस में आ रहा है, तो उसको हमने कॉमनली मल्टीप्लाई में लिख दिया PV, और क्योंकि ये गामा log E/V था तो ये गामा V की पावर में चला जाएगा, क्योंकि log m की पावर n log m होता है, वो भी फार्मूले से, तो वो गामा यहाँ आ गया। log E/P V की पावर गामा = कांस्टेंट। आई होप आपको ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसको दोबारा लिख देता हूँ। अब ये जो टर्म आप देख रहे हैं log E/P V की पावर गामा = कांस्टेंट, अगर आप इसको एंटी लॉग लोगे तो ये e की पावर c = दिस आ जाएगा, यानी लिखा जा सकता है PV की पावर गामा = e की पावर c। और e तो आपको पहले से ही पता है कांस्टेंट है, और c भी एक कांस्टेंट है, यानी कि PV की पावर गामा कांस्टेंट के ठीक इक्वल हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आता है, जिसको मैंने 2 से 3 मिनट लगा दिए समझाने में। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको मेन ये बात याद रखनी है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको लगता होगा नहीं है कहाँ से आया कैसे आ गया, तो उसी के लिए मैंने एक्सप्रेशन समझाया है। बाकी ये वैसे देखा जाए किसी काम का नहीं, बस आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है।
तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि आखिर ये आया कहाँ से। अब इससे जुड़ी हुई एक दो और हैं, जरा उसको कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ एंटायर प्रोसेस को। आई होप आपको क्लियर हुआ। सो स्टैंडर्ड इक्वेशंस में से पहली बात आपको पता लगी पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उम्मीद करता हूँ अब तो कुछ ज़्यादा ही पता लग गई। खैर इसके अलावा भी अगर आपसे पूछ लिया जाए पीटी और टीवी हो तो क्या है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। खैर यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ, इससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि P1 V1 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा के ठीक इक्वल है। यानी इस रिलेशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, P1 by P2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू V2 by V1 की पावर गामा। ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं से छोटी छोटी से क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसीलिए आप इसका ध्यान जरूर रखेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा मान लिया आपको रिलेशन चाहिए पीटी का, पीटी सेकेंड रिलेशन, तो अब पीटी रिलेशन कैसे निकालें? तो पीटी का मतलब है वी की जगह टी आना चाहिए, तो आप सेट कर दो। आप जानते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आपको वी नहीं चाहिए तो यहाँ से एन आर टी, तो अगर आपको v नहीं चाहिए तो v की वैल्यू उठाइए। v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई पी, और इसको उठाइए और यहाँ प्लेस कर दीजिए। अगर आप यहाँ प्लेस करेंगे तो p तो रहेगा ही, और v की जगह आ जाएगा एन आर टी बाई पी, और उसकी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। अब देखिए यहाँ p की पावर 1 है और डिवाइड में p की पावर गामा है, क्योंकि ये सबका होल है। तो ये गामा जब नीचे आएगा p में, ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है p की पावर 1 माइनस गामा। ये आ गया। दूसरा t की डायरेक्ट पावर गामा है, तो t की पावर गामा और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ये सेकेंड एक्सप्रेशन बना जो कि हमारे को ध्यान रखना है। आई होप कि आपको एक्सप्रेशन बनाना आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया कि बस जहाँ pt चाहिए तो v को हटाना है तो आप वहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका ये सेकेंड एक्सप्रेशन तैयार हो गया। ऐसे ही आपसे चाहिए होता, मान लिया आपसे पूछा जाता कि आप थर्ड वाला vt बताइए, vt, तो अब देखिए यहाँ v तो है ही, यहाँ p की जगह t चाहिए। तो अगर p की जगह t चाहिए तो आप p को इसी फार्मूले में से आप क्या करिए, p की जगह p को इधर भेजिए और v को इधर भेजिए। तो अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, एज p कैन बी रिटन एज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। अब ये आ गया। अब p की वैल्यू आ गई तो यहाँ प्लेस कर लीजिए, यानी कि p की जगह लिखा जा सकता है एन आर टी बाई वी, और यहाँ v की पावर गामा तो है ही, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये वैल्यूज तो कांस्टेंट में काउंट हो जाएंगी, एन और आर, बचा टी की पावर 1, और ये वी की पावर 1 ऊपर आके माइनस में आ जाएगा, तो लिखा जा सकता है टी की पावर 1 और वी की पावर पहले से गामा है और इसकी पावर 1 ऊपर आके माइनस में चली जाएगी, यानी -1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ये तीसरी रिलेशन आ गई। आप इन तीनों रिलेशन को ध्यान रखेंगे। रिलेशन नंबर 1 पी वी की पावर गामा और P1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और तीसरा T1 V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जैसे मैंने ये P1 बाई P2 बनाया, इनका आपस का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप मेन इक्वेशन ध्यान रखना और उसमें से ये वाली सेटिंग करके बनाना आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात, हमेशा के लिए नहीं भी याद हो रही है तो एटलीस्ट आपको इससे ये तीनों बनाना जरूर आना चाहिए कि कैसे बनाया है, आप इसको कर पाएंगे। अभी जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा तो ये तीनों रिलेशन बहुत ही ज़रूरी होंगे, इसीलिए प्लीज़ आपको इन तीनों रिलेशंस को ध्यान रखना है फ़िलहाल के लिए। अब मैं आ रहा हूँ इन तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं धीरे धीरे ग्राफ की तरफ। इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो आइए ग्राफिकल रिलेशन जानते हैं तीनों के बारे में। पीवी, वीटी और पीटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको थोड़ी ग्राफ के स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप इनके ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। खैर आइए कैसे प्लॉट करेंगे वो समझिए। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ ग्राफ का। वैसे तो आपको ग्राफ प्रोबेबली क्लियर होगा, नहीं तो आप ग्राफ की वीडियो देखें। वैसे मैं फिर से एक बार फंडामेंटल लॉजिक आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ p की पावर 1 है और v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो जाहिर है p का v के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन गामा में है, v की पावर गामा है, इन्वर्स रिलेशन है पहली बात। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दूसरा, v की पावर गामा है यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको मैंने कहा था कि जैसे 1 वाले ग्राफ कैसे होते हैं, यहाँ का गैप सेम 1 वाले ग्राफ, अगर इन्वर्स में पावर 1 हो तो, और स्क्वायर हो तो
ऐसा, क्यूब हो तो ऐसा, मतलब ये नीचे चलता चला जाता है। जितनी बड़ी पावर होगी उतनी नीचे शिफ्ट होती चली जाएगी क्योंकि स्लोप डाउन होता चला जाएगा। तो अगर यहाँ आप गामा के बारे में थोड़ा ध्यान से देखो तो गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ी होती है, यानी अगर ये 1 है तो ये 1 से थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब बिल्कुल स्क्वायर जैसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसके गैप में और इसके गैप में फ़र्क होगा। ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ डिक्लाइन करता हुआ रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो इन्वर्स में अगर पावर थोड़ी ज़्यादा हो तो ये वाला स्लोप और डाउन हो जाता है और ये करीब आ जाता है। जितना गैप स्टार्टिंग में यहाँ है उतना गैप स्टार्टिंग में यहाँ नहीं है, थोड़ा कम है। तो ये सडन डाउन टाइप का ग्राफ होगा। स्क्वायर होता तो और नीचे, क्यूब होता तो और नीचे, इन्वर्स में स्क्वायर और इन्वर्स में क्यूब हो तो मैं इसकी बात कर रहा था। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को बनाएंगे। v बढ़ेगा तो p घटेगा। कैसे घटेगा? इस तरीके से। आइए सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं। सेकेंड में देखिए v की पावर गामा -1। अब गामा तो 1 से बड़ी वैल्यू है, 1.2 मान लीजिए किसी का है, या 1.3। तो 1.3 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.3 बचेगा। तो यहाँ बचा सपोज 0.3 और यहाँ है 1। अब आप फिर से देखिए वही कहानी होगी। एक तो ये इनवर्स रिलेशन है t की पावर 1 के साथ, तो नीचे वाले की पावर बड़ी है और ऊपर वाले की वैल्यू पावर छोटी है। कुछ वैसा ही नहीं हुआ कि इसकी पावर 1 है और इसकी 1.3 है, ज़्यादा है। ऐसे ही इसकी पावर कम है और इसकी पावर ज़्यादा है। तो जब नीचे वाले इन्वर्स वाले की पावर ज़्यादा होती है तो फिर से यहाँ गैप कम, ज़्यादा, और यहाँ का गैप कम, यानी स्लोप डाउन हो जाता है सडन। यानी यहाँ बड़ा गैप होगा और यहाँ नीचे से थोड़ा चिपका हुआ रहेगा। यहाँ गैप थोड़ा बड़ा सा रहेगा क्योंकि नीचे की पावर ज़्यादा बड़ी है। तो आई होप कि आपको ये वाला फंडा समझ आया कि ग्राफ कैसे करेंगे, आइडिया लगा करके, अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा करके। एकदम प्रिसाइज तो नहीं बनाना, लेकिन हाँ इससे ये पावर बड़ी है तो यहाँ से गैप काफ़ी बड़ा होगा और यहाँ से गैप काफ़ी छोटा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो रहा वीटी ग्राफ जिसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर हुए। अलग लेवल से करना है। कंफ्यूजिंग इसमें होती है कि इसके ग्राफ को कैसे करें। तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखा जाए तो p की पावर 1 माइनस गामा एक तरीके से नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि गामा 1 से बड़ी वैल्यू है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यानी आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं गामा -1 t की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि राइट साइड जाके t की पावर गामा हो जाएगा, t की पावर पॉजिटिव गामा हो जाएगा, पॉजिटिव गामा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये टेक्निक है जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। मैथमेटिकल लिटिल स्किल चाहिए, बहुत हाई नहीं, कि अगर इसको गामा -1 करें तो यहाँ एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये माइनस में चली जाएगी, माइनस वाली पावर राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। यानी ध्यान से देखा जाए तो p की पावर गामा -1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ t की पावर गामा के। तो पहले तो ग्राफ डायरेक्टली बनेगा। अब डायरेक्टली के ग्राफ अगर 1 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, और 1 से ज़्यादा हो तो थोड़ा पैराबोला की तरफ उठता हुआ ग्राफ नज़र आता है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू है, सपोज गामा की वैल्यू 1.3 है तो 1 माइनस करेंगे तो 0.33 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1.3 के। ये कुछ 1 से भी ज़्यादा या कुछ स्क्वायर टाइम्स जैसा नहीं हो गया ग्राफ कि इससे भी बड़ी वैल्यू, इवन स्क्वायर से भी बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इसका ग्राफ हर हाल में कुछ इस तरीके से बनेगा, पैराबोलिक वाले अंदाज में। आपको पता ही है पैराबोला में स्क्वायर फिर क्यूब और ऊपर ऐसे स्ट्रेट होता चला जाता है। तो 0.3 का 1.33 के साथ है तो जाएगा ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों ग्राफ के स्ट्रक्चर समझ आए कि क्या क्या ग्राफ हैं, किस तरीके से हमें इसको डील करना है। तो बड़े ही खूबसूरत ग्राफ थे। जो आइडिया मैंने लगाया ग्राफ का, ये आइडिया काफ़ी हेल्प करता है एग्जाम में ग्राफ प्रेडिक्शन में। तो इनको आपको ध्यान रखना है, तीनों रिलेशंस और उन तीनों के ग्राफ। ये 5वीं पॉइंट थी जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस। लास्ट पार्ट है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। आइए उसको भी करते हैं और इस इंटायर एडियाबेटिक प्रोसेस को एंड करते हैं। तो आइए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया। हटा देता हूँ मैं इसको। सो आइए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब फिर से वही फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला आप जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ p डॉट dv, और वॉल्यूम की लिमिट v1 से v2 तक ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि p को हटाना पड़ेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस से q जैसा टर्म लाना है और देखना है कि वॉल्यूम का कोई और टर्म आ रहा हो तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो फिर से वही इक्वेशन आप लगाओगे। आप यहाँ जानते हो कि कुछ चीज़ें हमारे को पहले से क्लियर हैं, जैसे p v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसका है?
इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से पी की जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है के बाई वी की पावर, के डिवाइड बाई वी की पावर गामा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं वी की पावर माइनस गामा, के भी साथ में रहेगा तो इनटू के। अब अगर इस एंटायर एक्सप्रेशन को आप यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ, तो आप लिख सकते हैं डब्ल्यू कैन बी रिटन एज इक्वल टू, आपने लिखा के वी की पावर माइनस गामा डी वी। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा वी डी वी जैसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया, बस वी की पावर माइनस गामा है तो कोई नहीं, इसको सब्स्टिट्यूट करना आपको अच्छे से आता है। अब क्योंकि ये की कांस्टेंट है तो आप इस के को बाहर ले लेंगे, के बाहर आ जाएगा, और जो भी पावर एक्स की पावर एन डी एक्स का एक्सप्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही तो होता है, जो भी n है उसमें 1 ऐड होता है, ये माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, यानी v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल, और लिमिट हो जाएगी v1 से लेकर के कहाँ तक, v2 तक। तो ये यहाँ माइनस आएगा, माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, जिसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं w कैन ऑल्सो बी रिटन इज इक्वल टू k, और यहाँ हो जाएगा v की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ये थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है, v1 से लेकर के v2 तक, ये वाली बात आ गई। अब 1 माइनस गामा को अगर आप बाहर ले लीजिए तो w कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू k 1 माइनस गामा, और ब्रैकेट में v की जगह पहले v2 रखेंगे, यानी v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा। ये फाइनल इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन में एक बात और समझनी है, क्योंकि ये पावर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये पावर कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू भी देने वाला है, क्योंकि गामा की वैल्यू यूजुअली 1 से बड़ी होती है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास एक खूबसूरत आइडिया होता है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, और वो आइडिया यहाँ से आता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि कांस्टेंट k की वैल्यू pv की पावर गामा है, जिसको कि आप लिख सकते हो p1 v1 की पावर गामा, या फिर आप लिख सकते हैं p2 v2 की पावर गामा। बस ये एक नई बात है, मतलब हर एक एक्सप्रेशन में कुछ स्पेशल टेक्निकलिटी जो होती है जिसको कहीं सबमिट करना पड़ता है, वो बस ध्यान रखने का होता है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट थोड़ा यूनिक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ v2 है वहाँ हम v2 वाला एंटायर एक्सप्रेशन k की जगह सबमिट कर सकते हैं, जो k यहाँ है, ये k अल्टीमेटली आया तो इसी का है, pv की पावर गामा इज इक्वल टू k। तो इस k को अगर अंदर ले जाएं तो यहाँ भी k आएगा और यहाँ भी k आएगा। तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, यानी w के अकॉर्डिंग वर्क डन के लिए 1 अपॉन 1 माइनस गामा के अंदर आप चाहो तो इस k को यहाँ ले आए, और k की जगह v2 आ रहा है तो v2 वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, यानी p2 v2 गामा इंटू v2, और ये वाला है 1 माइनस गामा है। इसका फ़ायदा क्या है अभी आपको पता लग जाएगा जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। फाइनली सॉल्व कैसे करेंगे आप खुद देखिए, यहाँ v2 की पावर गामा है, यहाँ v2 की पावर 1 माइनस गामा है। अब दोनों बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा से गामा कटा, केवल v2 की पावर 1 बच गया। यही सबसे खास बात थी, यानी कि w का जो फार्मूला आया वो आया 1 माइनस गामा, और ये आ गया p2, और इन दोनों का सम अप फाइनल रिजल्ट आया, गामा माइनस गामा गया, बचा केवल 1, यानी p2 इंटू v2 माइनस, यहाँ भी गामा से गामा गया, बचा पावर 1, यानी p1 v1। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत रिलेशन आ गया, p2 v2 माइनस p1 v1 1 माइनस गामा। ये एक बेहतरीन रिजल्ट आ गया जो कि आपने देखा एडियाबेटिक प्रोसेस का। आप इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT जानते हैं, तो P2 V2 को nRT2 और P1 V1 को nRT1 भी लिखा जा सकता है, जिसमें से अगर आप nR कॉमन ले लें 1 माइनस गामा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा T2 माइनस T1। ये भी एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इधर P2 V2 माइनस P1 V1 या फिर 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो ये जो एडियाबेटिक का एक्सप्रेशन है इसको आपको याद रखना है। अगर आप इन जनरल
अगर आप किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए नहीं पता कि गामा की वैल्यू क्या है, देखिए फिर समझिए, पी वी की पावर गामा में अगर गामा की वैल्यू 1 हो जाए तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और गामा की वैल्यू गामा हो जाए तो एडियाबेटिक है। अब एनी जनरल अगर हम मान लें कोई प्रोसेस है पी वी की पावर अल्फा, पी वी की पावर अल्फा, तो पी वी की पावर अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जनरल इक्वेशन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हो जाएगी। उस अल्फा की वैल्यू गामा है तो एडियाबेटिक है, उस अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। कुछ समझ आया आपको? लास्ट में मैं पॉलीट्रॉपिक डिस्कस करूंगा जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी पी वी की पावर अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब किसी पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन निकालना हो तो बस जहां जहां गामा है वहां वहां अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा T2 माइनस T1, सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो पॉलीट्रॉपिक को रिकॉल करते वक्त मैं सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन लिखूंगा, जहाँ जहाँ गामा है वहाँ वहाँ अल्फा सब्स्टिट्यूट करूंगा, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी पी वी की पावर अल्फा। तो बहरहाल आपको एंटायर प्रोसेस समझ आया कि एडियाबेटिक का वर्क डन कैसे निकालना है और इसकी इक्वेशन कैसे होनी है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई ऑल 6 बातों पे कि एडियाबेटिक में क्या है। इसके अलावा 2 और छोटे छोटे प्रोसेस हैं, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, और लास्ट में पॉलीट्रॉपिक को एक बार रिकॉल करूँगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड, जहाँ हम लोग आइसोकोरिक की बात करेंगे। इसको आपने प्रॉब्ली नोट कर लिया है, मैं इसको हटा देता हूँ। सो आइए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्ट है आइसोकोरिक। जैसा इसका नाम है, आइसोकोरिक का मतलब कॉर्ड से रिलेटेड है, यानी वॉल्यूम। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां वॉल्यूम कैसा हो, कांस्टेंट हो। अब पहली बात तो यही हो गई, डेफिनेशन वाइज हमने फर्स्ट चीज़ें जो कर ली कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। दूसरा, वॉल्यूम कांस्टेंट होने के लिए कंडीशन क्या है? ऑब्वियस है, एक ऐसा कंटेनर यूज़ करना है, फिक्स्ड कंटेनर, जिससे कि गैस के वॉल्यूम में एक्सपेंशन ना हो। तो ये उसकी एसेंशियल कंडीशन हो गई, जो सेकेंड बातचीत है। थर्ड बातचीत अगर हम इसके एग्जाम्पल की करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑपरेशन ऑफ प्रेशर कुकर। आपने देखा होगा, डेली कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ उसके वॉल्यूम को फिक्स्ड कर देते हैं। ऐसा ही और भी है इंजन सिस्टम। अगर किसी कार या ऑटोमोबाइल का देखो तो उसमें भी इंजन के अंदर गैस का ऑपरेशन एक फिक्स सिलेंडर के अंदर हो रहा होता है, तो वहाँ भी वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो वो एक और एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जहाँ भी एक पर्टिकुलर चैम्बर है जहाँ वॉल्यूम की एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, वो एग्जाम्पल हो जाएंगे आइसोकोरिक की। अगर फोर्थ बातचीत करें स्टैंडर्ड इक्वेशन की, तो ऑब्वियस है कि यहाँ आप दे सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। और भी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ सॉरी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ये और एन आर पहले से कांस्टेंट है, तो इस पूरी को लिखा जा सकता है P, ये वॉल्यूम इधर आकर के K हो जाएगा, यानी P इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T। ये P T रिलेशन हो जाएगा। V इज इक्वल टू K का रिलेशन पहले से ही फिक्स्ड है ही। प्रेशर टेम्परेचर का ये रिलेशन हो गया, और वॉल्यूम के बारे में डायरेक्टली हम लोगों ने ये कह लिया। और बाकी टेम्परेचर चेंज होगा भी तब भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इन इक्वेशंस को डायरेक्टली कह सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर P इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T। ये दोनों रिलेशन हो जाएंगे किस चीज़ के? आइसोकोरिक प्रोसेस के। अब यहाँ अगर ये तो रही फोर्थ बातचीत। अगर फिफ्थ ग्राफ की बात करें, ग्राफिकल एनालिसिस की, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम मेन तो वॉल्यूम ही है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ आपको पता है पीवी से शुरू करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम से। तो प्रेशर कितना भी बढ़े घटे, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहना है। यानी वॉल्यूम अगर एक्स एक्सिस पे है तो वॉल्यूम ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, यानी कि वाई एक्सिस में ग्राफ हो जाएगा कांस्टेंट ग्राफ। यानी वॉल्यूम ना इंक्रीज होगा ना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर पीवी ग्राफ, पहला ग्राफ ऑब्वियस है पीवी ग्राफ है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर वी एक्स एक्सिस पे है तो ग्राफ वाई एक्सिस का हो जाएगा। और आपको पता है ना ये ग्राफ राइट जा सकता है ना लेफ्ट, क्योंकि वॉल्यूम ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, डिक्रीज होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ ग्राफ, तो टेम्परेचर बढ़े या घटे वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, तो वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा ही रहेगा।
अब ये वॉल्यूम वाई एक्सिस पे है तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पे चला जाएगा। तो ये दोनों बातें आई होप आपको क्लियर है। तो एक ग्राफ हमारे को समझ आया पी वी, दूसरा है वी टी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पी टी ग्राफ बताओ प्रेशर और टेम्परेचर का क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ देखिए प्रेशर और टेम्परेचर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये इंटायर एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी P का T के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो इस रिलेशन को आप देख करके कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, यानी जब टेम्परेचर 0 तो प्रेशर भी 0। आप इसको ऑब्वियसली ओरिजिन से शुरू करते हैं, 0 केल्विन से शुरू कर सकते हैं। तो सेंस ये है कि PT ग्राफ स्ट्रेट लाइन और बाकी वॉल्यूम चाहे PV हो चाहे VT हो स्ट्रेट लाइन बनेगी, डिपेंड करता है वो भी हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल। और यहाँ एक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग ग्राफ का प्लॉट हो जाएगा। तो ये पांचवी बात जो रही वो ग्राफ की रही। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन, कंडीशन, एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन और तीनों के ग्राफ समझ आए। अब जरा वर्क डन की बात कर लेते हैं, एक ही लाइन में बात खत्म हो जाएगी। कैसे? वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डॉट dV। अब यहाँ वॉल्यूम का चेंज 0 है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। आइसोकोरिक में कोई वर्क डन होता ही नहीं है। इसका मतलब जो भी आप हीट की सप्लाई करेंगे वो कहाँ जाएगा? तो फर्स्ट लॉ से dQ ठीक बराबर होता है किस चीज़ के? dW प्लस du के। अब अगर कहीं वर्क डन ही 0 हो गया तो इसका मतलब एंटायर dQ किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? तो आंसर इज du के। और du का मतलब जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो इसी dq को आप लिख सकते हो ncv dt, यानी du की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ncv dt, यानी कि सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी का चेंज करेगा और इंटरनल एनर्जी के चेंज ncv dt के बराबर होगा। cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये mct या फिर nct वाला फार्मूला आपको पता ही है, स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला, उसी का इस्तेमाल किया है। तो आई होप कि सिक्स्थ बातचीत भी आपको समझ आई। ऑल 6 चीज़ें हमने यही इंक्लूड कर दिया जो प्रॉब्ली आपको क्लियर हुआ सारी चीज़ें। तो ये रहा सिंपल सी कहानी आइसोकोरिक की। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ आई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ बातचीत करते हैं जिसमें हम लोग आइसोबारिक की बात करेंगे, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार और फ्रेश आइसोबारिक की चर्चा करते हैं। सो आइए चर्चा शुरू करते हैं आइसोबारिक की। आपको पता है बार जो कि प्रेशर को डिनोट करने वाली यूनिट है और क्वांटिटी भी है। तो आइसोबार का मतलब जहाँ का प्रेशर कांस्टेंट हो। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहे उसे आप कहते हैं आइसोबारिक। अब प्रेशर कांस्टेंट रहने कब रहेगा? जब से किसी सिस्टम को मान लो आप गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो और उसका प्रेशर ना बढ़े। ये तो तभी पॉसिबल है जब उस सिस्टम में प्रॉपर एक्सपेंशन हो। अगर आपने उसको कन्फाइन कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो उस सिस्टम, जिस भी सिस्टम में आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो प्रॉपर एक्सपेंडिंग नेचर का होना चाहिए जिससे कि उसका प्रेशर क्या रहे? सेम रहे। तो ये इसकी एसेंशियल कंडीशन हो गई। तीसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है बॉइलिंग हो या फिर मेल्टिंग हो। मान लो ओपन एटमॉस्फेयर में आप वाटर बॉईल कर रहे हो, तो पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ही हो रहा था, बाद में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सेम ही है, बस वाटर से स्टीम बनने के प्रोसेस में वो प्रॉपर एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंशन को अलाउ किया गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है और धीरे धीरे उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बॉइलिंग या मेल्टिंग एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनते हैं किस चीज़ के? तो आंसर इज आइसोबारिक प्रोसेस के। अगर फोर्थ बातचीत, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो हो गया, अगर फोर्थ बातचीत करें स्टैंडर्ड इक्वेशंस की, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि सबसे पहली इक्वेशन तो हो जाएगी P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। इसके अलावा और भी चीज़ें आप बना सकते हो, जैसे कि PV इज इक्वल टू nRT है। तो इसमें अगर P कांस्टेंट होगा, इंटायरली P कांस्टेंट है, तो V का रिलेशन हो जाएगा V शुड बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T, यानी वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। ये दूसरा रिलेशन हो सकता है। तो इसमें P आ रहा है, इसमें V और T आ रहे हैं। P और V भी आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब P ही कांस्टेंट है तो बाकी सारे रिलेशन तो इसको तो आप एज ए कांस्टेंट कहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक रिलेशन ये बन गया, एक रिलेशन आपका ये बन गया। मेन ये वाली बात है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई।
अगर मैं यही थोड़ा ग्राफ की बात करूं कि ग्राफिकल रिलेशन क्या है, तो आप बड़ी ही आसानी से तीनों का ग्राफ देख सकते हैं। आपको पता है अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होगा तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहना है, यानी प्रेशर वाई एक्सिस पे है तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे ऊपर, ना प्रेशर बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो P और V का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट। ऐसे ही अगर आपसे P और T ग्राफ भी पूछा जाता तब भी ग्राफ सेम ही रहता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़े या घटे प्रेशर का कैसा रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। तो PV हो PT हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम सॉरी वॉल्यूम टाइम ग्राफ है, तो आपको पता है वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट का मतलब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये ग्राफ शो करेगा किसको, वॉल्यूम और टाइम के रिलेशन, टेम्परेचर के रिलेशन को, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को आइसोबारिक प्रोसेस में। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों ग्राफ आई होप आप समझ गए। अब आखिरी बातचीत होती है वर्क डन की। अब वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ P डॉट डी वी। अब इससे पहले आप आइडियल गैस इक्वेशन से P की वैल्यूज रख दिया करते थे, लेकिन इस प्रोसेस में P पहले ही बता दिया गया है कि कांस्टेंट है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। तो कांस्टेंट क्वांटिटी, मान लिया वॉल्यूम की लिमिट V1 से V2 है, तो अगर ये कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट को आप ले लेंगे बाहर, और बाहर लेते ही dV का इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, V, और लिमिट सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा V2 माइनस V1। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई कि प्रेशर वॉल्यूम माइनस V2 माइनस V1 ये वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा। आप इसको अंदर लेकर के PV2 और PV1 लिख सकते हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको तो पता ही है कि प्रेशर का फार्मूला nRT, तो N इंटू आर T2 माइनस T1 भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं NR T2 माइनस T1। ये भी बन जाएगा इसकी एक और वर्क डन की इक्वेशन। मतलब मैंने क्या किया, PV इज इक्वस टू PV2 और PV1 की जगह nRT2 और nRT1 लिख दिया, क्योंकि PV इज इक्वस टू nRT होता है, तो मैंने बस प्लेस किया और nRT2 माइनस T1 आ गया। तो ये दोनों वर्क डन के फार्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। ये है अल्टीमेट स्टोरी ऑफ व्हाट, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आई होप कि ये सारे प्रोसेस आपको क्लियर हुए। अब इन चारों को तो आपने समझ ही लिया। अब एक स्टैंडर्ड बातचीत समझ लीजिए कि अगर मान लिया आपके पास एक पॉलीट्रॉपिक की कहानी आ जाती है कि कोई भी प्रोसेस आपको नहीं पता वो आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक है, इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात की जाए जिसमें कुछ भी हो सकता है, तो उसको कैसे डील करेंगे। तो इन चारों का एक अल्टीमेट वर्जन है पॉलीट्रॉपिक, जिसमें प्रोसेस डिफाइन नहीं है, बाद में पावर के बेसिस पे हम प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए जरा मैं पॉलीट्रॉपिक की एक बार चर्चा कर दूं। ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए, आपसे डायरेक्ट पॉलीट्रॉपिक के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो उसकी एक बार चर्चा कर देता हूँ। उसको हम लोग आज की 5वीं बातचीत और आखिरी बातचीत कहेंगे। तो एक बार इसको हटाता हूँ और पॉलीट्रॉपिक की डिस्कशन करते हैं। सो लास्ट में जो चर्चा होनी है वो होनी है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। और एक तरीके से समझिए कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है जिसमें सारे प्रोसेस इंक्लूड है। मतलब जितनी भी प्रोसेस है उसका कोई स्टैंडर्ड मैथमेटिक एक्सप्रेशन बनाना है तो ये वाली इक्वेशन काम आ सकती है। इसी को आप पॉलीट्रॉपिक कहते हैं। पॉलीट्रॉपिक में सारे आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लिया आप इसमें अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 रखें, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 रखेंगे तो v की पावर 0 1, यानी p इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी ऐसे में प्रेशर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। आप इसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आपको पता है आइसोबारिक। इसी में अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप 1 रख दें, पी वी की पावर 1, तो पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी पी वी इज इक्वल्स टू के। तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल की कंडीशन, आपको पता ही है। अगर इसी अल्फ़ा की जगह अगर आप गामा रख दें तो आप देखेंगे पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू के। इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक, यस और नो। और इसी में एक बड़ी वैल्यू अगर आप इंक्लूड कर दें जिसमें आप वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू चाहिए, तो इनफाइनाइट टाइम्स अब अगर वैल्यू आ जाए तो v कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू व्हाट, कॉन्स्टेंट। तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप कहते हो क्या, तो आइसोकोरिक। ये चारों ही प्रोसेस देखा जाए तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकाले जा सकते हैं और बड़ी ही आसानी से। इनका ग्राफिकल ट्रीटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ग्राफिकल कंपैरिजन आ जाता है चारों प्रोसेस का, जिसमें आपको ध्यान रखना है। तो सपोज अगर आपको एक तरफ P और दूसरी तरफ V का ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 वाला देखिए,
जिसमें P कांस्टेंट है। P जब कांस्टेंट होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई। अगर इसी ग्राफ में मान लिया यहाँ से शुरू हो रहा है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसी में अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो P का V के साथ इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। इन्वर्स का ग्राफ आपको पता ही कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये अल्फ़ा की वैल्यू 1 है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू गामा है, गामा का मतलब 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा। गामा से भी बड़ी वैल्यू हो तो और नीचे आ सकती है। और अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स चली जा रही है, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जा रही है, तो ये आ जाएगा। ये वाला जो प्रोसेस है, ये तो आपने लिखा आइसोबारिक, इसको आपने लिखा आइसोथर्म यानी आइसोथर्मल, ये वाला हो गया एडियाबेटिक, और ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला जो प्रोसेस है आपको पता है ये हो गया आइसोकोरिक। तो ये बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसका कि आपको ध्यान रखना है। ग्राफिकल कंपैरिजन हो सकता है ये ग्राफ डायरेक्ट आ जाए और पूछा जाए कि कौन सा कर्व इसमें से किस प्रोसेस को डिनोट कर रहा है, तो वो आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो एक ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट बातचीत ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ, जैसे आपको मान लिया आपसे पॉलीट्रॉपी का वर्क डन पूछ लिया जाए, तो आपने जो जो प्रोसेस पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट किया था, सेम वही डेरिवेशन यानी एडियाबेटिक वाली डेरिवेशन को रिकॉल करिए। लास्ट में उसमें वर्क डन का फार्मूला क्या आया था, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो यहाँ गामा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो आप सिंपली P2V2 माइनस P1V1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि जो गामा था बस गामा की जगह क्या रिप्लेस कर लेना है, अल्फ़ा रिप्लेस करना है। इतनी सी बातचीत है इसमें। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, ये अल्फ़ा माइनस 1 होता है, आपको ध्यान है, अल्फ़ा माइनस 1। तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, मतलब गामा माइनस 1 की जगह क्या कर दिया, अल्फ़ा माइनस 1 कर दिया। इतना सा मॉडिफिकेशन किया। तो वर्क डन के लिए फार्मूला ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये ध्यान रखेंगे, C इज इक्वल टू CV R अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में, जब भी आएगा तो C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। चाहिए तो ये C को आप R अपॉन गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। आपको याद है CP और CV का फार्मूला मैंने बताया हुआ है गामा के फॉर्म में। तो R अपॉन गामा माइनस 1 और 1 माइनस अल्फ़ा, या यहाँ माइनस आ जाएगा तो अल्फ़ा माइनस 1। तो R अपॉन मतलब R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये भी C का फार्मूला होता है। किसी किसी क्वेश्चन में कई बार ये फार्मूला आया हुआ है कि आप बताइए मोलर स्पेसिफिक हीट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कौन सा होगा। तो आपको ये बात ध्यान आनी चाहिए। अब जिसमें से आपको मेनली ये ऊपर वाला फार्मूला ध्यान रखना है। अब मान लिया आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये कहाँ से फार्मूला आ गया, किस तरीके से आ गया, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और इसका भी एक छोटा सा प्रूफ है दिखा देता हूँ, अगर आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो एक बार इसको हटाता हूँ मैं। आपसे पूछा जाए इसी के बारे में तो बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। DQ इज इक्वल टू आपको पता है DU प्लस DW होता ही है। DQ को आप मोलर स्पेसिफिक हीट से लिख सकते हैं, और जब इंटरनल एनर्जी को आप चाहें तो 1 मोल के लिए CV लिख सकते हैं। आपको पता है यहाँ केवल C नहीं, C के साथ DT भी आएगा, NCDT और NCB DT आ जाएगा। और अगर 1 मोल की कहानी है तो N की वैल्यू 1 आ जाएगी, और DW को आप चाहें तो PDV लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप पहले से जानते हो। तो बस आपको करना क्या है, DT को अगर आप कॉमन ले लीजिए तो C इज इक्वल टू CV और प्लस PDV अपॉन DT, जो यहाँ नहीं है डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या हुआ, DT से मैंने डिवाइड कर दिया सारे टर्म्स को, तो ये फार्मूला तो आ गया। इसमें बस राइट वाले टर्म में मॉडिफिकेशन करके वो कुछ ऐसा आना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 उपाय हैं, एक तो PV की पावर अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और एक PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो NRT, तो आप एक काम करिए, ये जो P की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी KB की पावर अल्फ़ा। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है क्या, KB की पावर अल्फ़ा, और यहाँ B की पावर 1 है ही NRT। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा KB की पावर 1 माइनस अल्फ़ा कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू NRT। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई एक तरीके से। अगर मुझे इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लाना है सो दैट dV/dt को कुछ यहाँ से हटा सके, तो वॉल्यूम यहाँ है और टेम्परेचर यहाँ है,
तो अगर आपको इसको करना है तो आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले आइए। मैं एक बार इसको हटा दूं। सो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में आप ले आएंगे तो आप लिख सकते हैं k, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले इधर आ जाएगी 1 माइनस अल्फा, और फिर v की पावर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस 1 n x n माइनस 1, और फिर v का अलग से लगना पड़ेगा चेन रूल के थ्रू, तो लिखना पड़ेगा dv, और कैन बी रिटन इज इक्वल टू n, तो 1 ही मोल है, ये 1 मोल है, तो r टाइम्स ऑफ व्हाट, तो आंसर इज dt। अब आप इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो एक काम कर सकते हैं, इस k को नीचे ले जाइए, 1 माइनस अल्फा को नीचे ले जाइए, 1 माइनस 1 चला जाएगा और v की पावर माइनस अल्फा बच जाएगा, जिसको नीचे आप लिख सकते हैं v की पावर प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ dv कैन बी रिटन इज इक्वल टू r dt और अपॉन k टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप धीरे धीरे करके आराम से इसको देख सकते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब आप v की पावर अल्फा को यहाँ लिख सकते हैं और dt को यहाँ ले आइए, तो dv बाई dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v की पावर अल्फा अपॉन व्हाट, k इंटू 1 माइनस अल्फा। सॉरी, अगर आप इसको उठाइए और यहाँ प्लेस कर दीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इसको यहाँ, तो आप लिखेंगे c इज इक्वल टू सी वी प्लस व्हाट, तो p को छोड़ दीजिए और dv बाई dt को यहाँ चिपका दीजिए, v की पावर अल्फा अपॉन k टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा, और साथ में ये r भी रहेगा, इसको हमें भूलना नहीं साथ में r भी रहेगा क्योंकि यहाँ r तो रहेगा ही। अब pv की पावर अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k है, तो pv की पावर अल्फा को इस कांस्टेंट से काट दीजिए, तो बचा क्या, c इज इक्वल टू सी वी जो हमें चाहिए था प्लस r अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फार्मूला मैंने क्यों बताया है, कई बार हो सकता है एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता देता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि विच वन इज गिव्स आइडिया अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो उसमें अगर ये ऑप्शन दिया हो तो आप डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। कई बार ये ऑप्शन ऐसे भी दिया होता है, आपको पता है कहीं ना कहीं CV की वैल्यू हमें वॉल्यूम के कांस्टेंट वाली वैल्यू हमें पता था R अपॉन 1 माइनस गामा था, तो आप गामा के फॉर्म में भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो मतलब मुद्दा ये है कि R अपॉन 1 माइनस अल्फा है, R अपॉन 1 माइनस गामा है, इस फॉर्मेट में भी इसका आंसर दिया जा सकता है। CV को आप गामा के फॉर्म में लिख लीजिए और इसको अल्फा के फॉर्म में लिख लीजिए, तो R अपॉन 1 माइनस अल्फा और C इज इक्वल टू CV R अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ आ गया। हमारे लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट का एक ये फार्मूला हुआ जिसका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एक आइडिया दे दिया प्रूफ का, और बाकी ग्राफ, जनरल इक्वेशन, CP/CV की वैल्यूज़, कहीं ना कहीं आपको इन सब पे अच्छी खासी क्लैरिटी होनी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको एंटायर प्रोसेस समझ आ गया, चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और उनके साथ साथ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और उनकी सारी इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई। तो ये देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक का एंड है। अभी हालांकि एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें मैं आपको एडिशनल चीज़ें जो हैं, जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है और एफिशिएंसी है, करनॉट इंजन है, इन सब के डिस्कशन, जो छोटी छोटी डिस्कशन है उसको एक लेक्चर में और कवर करेंगे। तो बाकी मेन काम की चीज़ें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही लास्ट वीडियो में, 4th लेक्चर में, जिसमें हम कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।